देखिए, पर्दे के पीछे ना देशों के बीच एक अलग ही जंग चलती रहती है, जासूसों की जंग। तो आज हम रॉ के एक ऐसे ही बहुत ही गुप्त युद्ध की कहानी जानेंगे जिसका नाम था ऑपरेशन हॉर्नेट। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1987, महीना जून का और शहर था लाहौर। सुबह का वक्त है, एक आदमी मस्जिद से नमाज पढ़कर निकला है और अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि दो जोड़ी आंखें उसी का पीछा कर रही हैं। और ये दो लोग कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी में थे। उन्होंने उस आदमी को रास्ते में रोका और बहुत सीधा सा एक सवाल पूछा। माफ कीजिएगा सर, आप लंदन वाले अब्दुल खान हैं ना? जैसे ही उस आदमी ने कहा जी हां, बस अगले ही पल उन दोनों ने अपनी पिस्टलें निकाली और उस पर गोलियों की बौछार कर दी। कुछ ही सेकंड्स में वो आदमी जमीन पर था, उसकी मौत हो चुकी थी। ये रॉ के दो एजेंट्स थे और जिसे मारा गया था वो आईएसआई का एक बहुत बड़ा ऑपरेटिव था। ये भारत के एक लंबे सीक्रेट मिशन का अंत था। लेकिन ये तो कहानी का अंत था, शुरुआत तो बिल्कुल नहीं। इस पूरे ऑपरेशन की जड़ें ना सालों पहले एक दूसरे ही शहर में थीं। तो चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं, पेरिस, और देखते हैं कि कैसे इस ग्लोबल टेरर नेटवर्क का पहली बार पर्दाफाश हुआ। नवंबर 1984, पेरिस का एक कैफे। यहाँ रॉ का एक अंडरकवर एजेंट है, नाम है संजीव जिंदल। वो कुछ बहुत ही खुफिया दस्तावेज पढ़ रहा है। ये इंटेलिजेंस उसे एक ब्रिटिश सोर्स से मिली थी जिसका नाम था क्लार्क ली, जो लंदन इमिग्रेशन ऑफिस में काम करता था। क्लार्क की रिपोर्ट में 3 बड़े टारगेट्स का जिक्र था, लेकिन एक नाम सबसे ऊपर था, अब्दुल खान। ये एक पाकिस्तानी हैंडलर था जो लंदन में बैठकर भारत के अंदर टेरर नेटवर्क्स को ऑपरेट कर रहा था। रिपोर्ट्स में यह भी था कि खान भारत से आए खालिस्तानियों को सीधा आईएसआई के बड़े अफसरों से मिलवाता था और हर मीटिंग का नतीजा होता था पंजाब में एक और आतंकी हमला। जिंदल ये सारी इंटेलिजेंस लगातार दिल्ली हेडक्वार्टर भेज रहा था। तो दिसंबर 1984 में रॉ के एक सीनियर ऑफिसर अनुज भारद्वाज ने जब इन रिपोर्ट्स को पढ़ा तो उन्होंने तुरंत एक आदेश दिया, एजेंट जिंदल को फौरन दिल्ली बुलाया जाए। जैसे ही जिंदल दिल्ली पहुंचा, भारद्वाज ने उसे सीक्रेट मिशन के लिए हरी झंडी दे दी। इस मिशन को एक कोड नेम मिला, ऑपरेशन हॉर्नेट। प्लान बिल्कुल साफ था और 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला, इंटेलिजेंस कलेक्शन, मतलब कि जानकारी इकट्ठा करना, जिसकी जिम्मेदारी क्लार्क ली और एक और एजेंट मोहन को दी गई। और दूसरा था कोवर्ट ऑपरेशंस, यानी कि एक्शन, और इसे सुपरवाइज करने वाले थे खुद एजेंट संजीव जिंदल। तो अब ऑपरेशन का अगला फेज शुरू होता है, जासूसी का जाल बिछाना, मतलब दुश्मन के ही नेटवर्क में घुसकर उसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। अब जिंदल के काम करने का तरीका समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1983 में वियना, वहां जिंदल ने आसिफ खान नाम के एक टेरर फाइनेंसर को खत्म करने के लिए सोफी नाम की एक एसिड का इस्तेमाल किया था। एक जहरीले ड्रिंक के जरिए काम हो गया। ये एक अनसैंक्शन्ड, मतलब बिना मंजूरी का ऑपरेशन था। और जैसे ही काम पूरा हुआ, जिंदल ने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से सोफी से सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए और वहां से गायब हो गया। खैर, वापस आते हैं ऑपरेशन हॉर्नेट पर। लंदन में एजेंट मोहन और क्लार्क ली ने नेटवर्क के अंदर अपने लोग बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने अब्दुल खान के माली तारिक सिद्दीकी को पैसों का लालच दिया और वो टूट गया। अब तारिक खान के घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसकी चिट्ठियां, यहां तक कि बैंक स्टेटमेंट्स भी मोहन तक पहुंचाने लगा। दूसरी तरफ एक और ऑपरेटिव के चचेरे भाई अमरजीत सिंह को डिपोर्टेशन की धमकी देकर एसिड बनाया गया। उसका काम था अपने भाई हरबख्श सिंह पर नजर रखना। अब कहानी में एक और अहम किरदार की एंट्री होने वाली थी। जिंदल को हरप्रीत आहूजा नाम के एक शख्स की तलाश थी। यह नेटवर्क के फाइनेंसर का पुराना कर्मचारी था जो अब कहीं गायब हो चुका था। उसे ढूंढने के लिए जिंदल ने अप्रैल 1985 में ऑस्ट्रिया जाकर अपनी पुरानी एसेट सोफी से फिर से संपर्क किया। सोफी ने हरप्रीत को ढूंढ निकाला। जब जिंदल हरप्रीत से मिला तो उसे समझ आ गया कि ये एक सच्चा देशभक्त है। तो जिंदल ने एक बड़ा रिस्क लिया। उसने अपनी असली पहचान बता दी और कहा, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं रॉ का एजेंट हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। और हरप्रीत इसके लिए तैयार हो गया। तो अब तक इंटेलिजेंस इकट्ठा हो चुकी थी, अंदर के लोग तैयार थे, अब बारी थी एक्शन की। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस नेटवर्क को एक एक करके तोड़ा गया। पहला बड़ा टारगेट था हरबख्श सिंह। अगस्त 1985। हरबख्श पाकिस्तान के N5 नेशनल हाईवे पर अपनी गाड़ी चला रहा था, तभी गलत साइड से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी।
कार में आग लग गई और हरबख्श सिंह अंदर ही जलकर मर गया। रॉ ने एक और दुश्मन को बहुत खामोशी से रास्ते से हटा दिया था। इसी बीच कैलिफोर्निया में हरप्रीत और सोफी ने नेटवर्क के फाइनेंसर अवतार सेठी के ऑपरेशन में घुसपैठ कर ली। अगले 4 महीनों में उन्होंने सेठी के पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क, उसके पैसे भेजने के रास्ते और आईएसआई कनेक्शंस की सारी खुफिया जानकारी जमा की और फिर वहां से सेफली निकल गए। इसके ठीक बाद इंडियन एम्बेसी के एक डिप्लोमेट ने अवतार सेठी से उसके ऑफिस में जाके मुलाकात की और उसके सामने टेरर फाइनेंसिंग के वो सारे पक्के सबूत रख दिए। इन सबूतों को देखकर सेठी पूरी तरह से टूट गया। उसने अब्दुल खान और बीएन संधू के पूरे नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। सेठी के टूटने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? एक ऐसी लिस्ट जिसमें भारत के अंदर काम कर रहे 27 लोकल ऑपरेटिव्स के नाम थे। सोचिए, ये वो लोग थे जो जमीन पर असली हमलों को अंजाम दे रहे थे। और जैसे ही ये लिस्ट हाथ लगी, एक्शन लेने में जरा भी देर नहीं की गई। एक बहुत ही खामोश क्लीन अप ऑपरेशन चलाया गया और उन 27 में से 18 ऑपरेटिव्स को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। अब बारी थी लंदन की। जिंदल की टीम ने जो सबूत इकट्ठा किए थे और उस वक्त के प्रधानमंत्रियों राजीव गांधी और मार्गरेट थैचर के बीच हुई एक फोन कॉल के बाद नवंबर 1986 में ब्रिटिश पुलिस ने बीएन संधू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। तो ऑपरेशन हॉर्नेट अब अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर था। नेटवर्क लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन एक आखिरी कांटा अभी भी बाकी था। देखा जाए तो ऑपरेशन हॉर्नेट ने पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ दी थी। मेन ऑपरेटिव्स या तो मारे जा चुके थे या गिरफ्तार थे। फंडिंग के रास्ते बंद हो गए थे। आईएसआई का लंदन स्टेशन भी बेनकाब हो चुका था। अब बस एक ही शख्स बचा था, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड, अब्दुल खान। और अब हम वापस आते हैं ठीक वहीं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। जून 1987, लाहौर। जब रेंजर्स की वर्दी में उन 2 लोगों ने अब्दुल खान को रोका तो वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। वो सालों तक चले एक बेहद लंबे और मुश्किल ऑपरेशन का क्लाइमैक्स था, जो रॉ के एजेंट्स को सीधा अब्दुल खान के दरवाजे तक ले आया था। पता है मजे की बात क्या है? लाहौर पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट में इस घटना को बिजनेस राइवलरी का केस बताया गया, लेकिन सच तो ये था कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी उनके घर में घुसकर उनके सबसे बड़े ऑपरेटिव्स में से एक को खत्म कर चुकी थी। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ना जाने ऐसे कितने और हॉर्नेट जैसे ऑपरेशंस होंगे जिनके बारे में हम और आप कभी जान ही नहीं पाएंगे।